दक्षिण अटलांटिक के पानी में कुछ बहुत ही असाधारण हो रहा है। सोचिए, तीन बड़ी शक्तियां चीन, रूस और ईरान अपने सबसे आधुनिक, सबसे ताकतवर युद्धपोत एक साथ ले आए हैं। और ये सिर्फ कोई मामूली मिलिट्री ड्रिल नहीं है। ये एक ऐसा कदम है जो दुनिया में पावर के पूरे खेल को, मतलब पूरे बैलेंस को ही बदल सकता है। बात सिर्फ ताकत दिखाने की नहीं है, बल्कि ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई है। इन देशों को लगता है कि अगर उन्होंने समुद्र पर अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई तो वो अपनी आर्थिक आज़ादी ही खो देंगे। और सोर्स के मुताबिक यही वो साझा डर है जो इस हैरान कर देने वाले गठबंधन को एक साथ ला रहा है। तो चलिए समझते हैं कि असल में हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं तीन ग्लोबल पावर्स की, चीन, रूस और ईरान, जो अपनी सबसे जबरदस्त नेवी की ताकत लेकर साउथ अफ्रीका के तट पर इकट्ठा हुए हैं। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया है और इस जमावड़े ने दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा दी है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है, आखिर ये तीनों देश अपने घर से हजारों मील दूर अटलांटिक में कर क्या रहे हैं? ये कोई रूटीन ट्रेनिंग मिशन तो बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस शक्ति प्रदर्शन के पीछे एक बहुत ही खास और तात्कालिक वजह है। कागजों पर इसका नाम है विल फॉर पीस 2026। ये केप टाउन में एक हफ्ते तक चलने वाली ड्रिल है और इसका मकसद बताया गया है जरूरी समुद्री रास्तों को सुरक्षित करना। लेकिन नाम पर मत जाइए, क्योंकि सतह के नीचे एक कहीं ज्यादा पेचीदा और विस्फोटक कहानी पक रही है। तो ये ड्रिल ये कोई अचानक से नहीं हो रही, बल्कि ये अटलांटिक में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं का सीधा सीधा जवाब है, जिसने इन तीनों देशों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। सोर्स के हिसाब से कहानी की चिंगारी भड़की अटलांटिक में। पहले अमेरिका ने ईरान का एक तेल टैंकर बेला 1 रोक लिया। उसके ठीक बाद उन्होंने रूस का एक जहाज भी जब्त कर लिया। मॉस्को, तेहरान और बीजिंग के लिए ये एक साफ संदेश था, या तो एक हो जाओ या फिर अटलांटिक में अकेले असुरक्षित रहो। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ इन कब्जे में लिए गए जहाज़ों तक सीमित नहीं है। इस नेवल ड्रिल को सही मायने में समझने के लिए हमें एक बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ग्रुप को देखना होगा, जिसका नाम है ब्रिक्स प्लस। ये वही ग्रुप है जो अब अपनी मिलिट्री ताकत दिखा रहा है। तो ये ब्रिक्स प्लस आखिर है क्या? देखिए, ब्रिक्स के बारे में तो सबने सुना ही है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। प्लस का मतलब है कि अब इस ग्रुप में ईरान जैसे कुछ और देश भी शामिल हो गए हैं और मकसद दुनिया के मंच पर अपनी आवाज को और भी ज्यादा मजबूत करना। तो इस ड्रिल में कौन कौन है? चीन, रूस, ईरान और मेजबान देश साउथ अफ्रीका। लेकिन ब्रिक्स प्लस के बाकी सदस्य कहाँ हैं? यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही रोचक सवाल खड़ा होता है। अगर ये ब्रिक्स प्लस की ड्रिल है, तो ग्रुप के दो पुराने और बेहद अहम सदस्य भारत और ब्राजील इसमें शामिल क्यों नहीं हैं? उनका यहाँ न होना अपने आप में एक अलग ही कहानी बयां करता है। और यहीं पे हमें ब्रिक्स प्लस के अंदर एक बड़ा मतभेद दिखाई देता है। एक तरफ है चीन, रूस और ईरान, जो अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं, और दूसरी तरफ है भारत और ब्राजील, जो कूटनीति और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का रास्ता अपनाना पसंद करते हैं। भारत के मामले में ये उसकी दशकों पुरानी गुटनिरपेक्षता की नीति है। सोर्स हमें बताता है कि भारत शुरू से ही किसी भी मिलिट्री गुट का हिस्सा बनने से बचता रहा है। ऐसा करके वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को आज़ाद रखता है, खासकर अमेरिका के साथ अपने जटिल रिश्तों को बैलेंस करने के लिए। तो मामला सिर्फ जहाज़ों का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये समंदर पर अमेरिकी दबदबे को एक सीधी चुनौती है। हम जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी शतरंज की बाजी देख रहे हैं जिसके नतीजे पूरी दुनिया महसूस करेगी। तो आखिर इन चारों देशों को एक साथ क्या लाया है? पहला, अमेरिका की एकतरफा कार्रवाइयों का जवाब देना। दूसरा, अपने जरूरी व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित रखना। और तीसरा, दुनिया को यह सिग्नल देना कि एक नया पावर ब्लॉक अब उभर रहा है। और हाँ, साउथ अफ्रीका के लिए ये अमेरिकी दबाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच जैसा भी है। और अमेरिका ये सब कैसे देख रहा है? सोर्स के मुताबिक अमेरिका ब्रिक्स को सिर्फ एक इकोनॉमिक ग्रुप नहीं मानता। उसे लगता है कि ये एक ऐसा पॉलिटिकल गुट है जिसका असली मकसद एंटी अमेरिकन भावनाओं को हवा देना है। और जाहिर है, इस सोच की वजह से दोनों तरफ तनाव और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इन सब के बाद हम एक बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। ये नेवल ड्रिल, ये बढ़ता हुआ तनाव, आखिर ये सब किस दिशा में जा रहा है?
क्या ये समुद्र में एक नए कोल्ड वॉर की शुरुआत है? क्या दुनिया एक बार फिर दो गुटों में बंटने जा रही है, ठीक वैसे ही जैसे दशकों पहले हुआ था? ये वो सवाल है जो आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है। इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी तय नहीं है। क्या ताकत की यह नुमाइश एक नए ग्लोबल टकराव को जन्म देगी, या फिर ये एक ऐसी दुनिया की तरफ पहला कदम है जहां किसी एक देश का नहीं बल्कि कई देशों का दबदबा होगा? इसका जवाब तो शायद वक्त ही दे पाए।